चलिए अब कुछ स्पेशल पॉइंट बता दें इस चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, जो इनडायरेक्टली कई बार सवाल बन जाता है। ठीक है, याद करो दिन में मैंने आपको समझाया था कि एक गलत कंसेप्ट चला था। कहां से लोगों के दिमाग में गलत कंसेप्ट आया? याद करो मैंने दिन में पढ़ाया था, हियरिंग बुरर रिफ्लेक्स, याद है? स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव होता है और स्ट्रेच रिसेप्टर से मैसेज जाता है किसको? डीआरजी को। तो डीआरजी जो है तुरंत मैसेज जो है बनाना बंद कर देता है और वो इंस्टेंटली इंस्पिरेशन को रोक देता है। एक तो ये कंसेप्ट। एक कंसेप्ट लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर डीआरजी को बोलता है हर 3 सेकंड के लिए, हर 2 सेकंड के लिए कि तू मैसेज बनाओ, और हर 3 सेकंड के लिए बोलता है कि मैसेज ना बनाओ। ठीक है, तो ये इससे ये गलत कंसेप्ट समझ में आया कि डीआरजी जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर के कंट्रोल में होता है। सवाल ये है कि अगर डीआरजी को इंस्टेंटली अगर सांस रोकना है, इंस्पिरेशन रोकना है, तो ब्रर रिफ्लेक्स एक्शन है वो तो कभी कभी होता है, लेकिन जो कि डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाता है इंस्पिरेशन और इंस्पिरेशन रुक जाता है। लेकिन वो तो तब होता है ना जब एक्सेस एयर भर रहा होता है, वो तो तब होता है। लेकिन एक बार पता है, कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लंग्स या एल्विलाई पार्शियली फिल्ड है और डीआरजी इंस्पिरेशन का मैसेज बंद कर दिया है। समझ में मैं क्या कर रहा हूं? ब्रर रिफ्लेक्स में तो क्या हो रहा था कि एल्विलाई एक्सेस फिल हो गया, तो स्ट्रेस रिसेप्टर ने डायरेक्ट डीआरजी को बोला है डीआरजी बंद कर इंस्पिरेशन, तो बंद कर दिया। वो अलग चीज है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एल्विलाई और लंग्स पार्शियली फिल्ड है, भी पूरा भरा भी नहीं है और इंस्पिरेशन रुक जाता है। ऐसा पता है कब होता है? जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर से स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है डीआरजी को। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर डीआरजी को न्यूमोटैक्सिक सेंटर नॉर्मल इंपल्स भेजे तो डीआरजी क्या करता है जल्दी बताना? इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को घटा के ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? यस सर। लेकिन अगर डीआरजी को न्यूमोटैक्सिक सेंटर से एट अ टाइम स्ट्रॉन्ग इंपल्स मिल जाए, डीआरजी डर जाता है बेचारा और वो काम ही करना बंद कर देता है। इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन क्या घटाएगा? वो इंपल्सिव बनाना बंद कर देता है। और तब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमोटैक्सिक सेंटर को बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट, स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन। और पता है यहीं से साइंटिस्टों के मन में गलतफहमी आया कि अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऐसा कभी कभी कर सकता है कि लंग्स अभी पूरा भरा भी नहीं है और उसको जो है इंस्पिरेशन के लिए मैसेज देना बंद करने के लिए बोलता है डीआरजी को, तो लोगों को ऐसा लगा तब तो ऐसा न्यूमोटैक्सिक सेंटर हर 3 सेकंड के लिए काम करवाता होगा। नहीं, ये बात गलत है। रिसेंट स्टडी ये बोलती है कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, उस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि कभी कभी न्यूमोटिक सेंटर डीआरजी को अभी लंग्स पूरा भरा भी नहीं है और अचानक से बोलता है कि इंपल्स रोकिए, और ऐसा होता है। और ऐसा कब होता है? मैंने दिन में भी केस बताया था। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सांस कुछ सेकंड के लिए अचानक से रुक जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। उस समय न्यूमोटैक्सिक सेंटर डीआरजी को मैसेज भेजा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, डीआरजी ने सांस लेना ही रोक दिया। सोचा सांस लेने में भी एनर्जी खर्चा नहीं करना, रुक जाओ। और फिर जैसे ही सिचुएशन खत्म हुआ, फिर एपनिस्टिक सेंटर ने डीआरजी को बोला ओ भाई बहुत जोर से सांस ले और लंबा सांस ले। तो ये होता है। तो सो दैट न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज कॉल्ड एज स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन। मैंने समझा दिया है, इस पूरी पॉइंट को पढ़ लेना, देसी वर्जन में भी समझा दिया है। ठीक है, अब आता है कि सर रेगुलेटरी सेंटर 2 बताया आपने, न्यूमोटैक्सिक रेगुलेटरी सेंटर टोटल 4 बताया, जिसमें 2 बताया क्या? न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपनिस्टिक सेंटर। कहां राजीव? हाँ तो, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर है वो तो कहाँ है? पॉन्स में। और डीआरजी वीआरजी कहाँ? मेडुला में। अब मुझे बताओ, आप पूरा पढ़ चुके हैं। सर लैग हो रहा है अभी। अब नहीं होगा लैग, अब नहीं होगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं कि आपने जो दिन में पूरा रेगुलेशन पढ़ा ब्रीदिंग का, एपनिस्टिक सेंटर, न्यूमोटिक सेंटर, डीआरजी वीआरजी, मुझे बताओ कि हो गया? कनेक्ट हो गया? हो गया? अच्छा, इससे कनेक्ट हो गया, लैग नहीं कर रहा है ना अब?
नो सर। तो मैं ये बोल रहा था कि आपने दिन में पूरा पढ़ लिया रेगुलेटरी सेंटर, चारों का चारों, न्यूमेटिक सेंटर, पनेस्टिक सेंटर, डीआरजी वार्ड। या मुझे बताओ कि इस चारों को पढ़ने के बाद क्या लगता है, अगर हम एक ऑप्शन दें कि पॉन्स और मेडुला में से कौन प्राइमरी रेगुलेटरी सेंटर है, तो क्या चूज करोगे? कौन प्राइमरी है? मेडुला ऑब्लंगेटा, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा में बैठा है डीआरजी, वो अकेला सफिशिएंट है, इमरजेंसी हमेशा नहीं आता है, अकेला सफिशिएंट है। तो अगर बोले प्राइमरी रेगुलेटरी सेंटर कहाँ है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा में। ठीक है, अब एक जोरदार बात बताते हैं। याद करो इंसेक्टा में मैंने बताया था स्टार्टिंग पीरियड में ही कि उसके अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो इसीलिए उसकी ब्लड को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्यों? लिम्फ मतलब येलोइश कलर का। अब हीमो वर्ड क्यों लगा यहाँ पे? ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें जो लिम्फ की तरह दिखता हो, हीमोलिम्फ, उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, उसमें O2 डायरेक्ट डिजॉल्व होता है, CO2 डायरेक्ट डिजॉल्व होता है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। तो सुनना ध्यान से, हीमोलिम्फ ऐसे नहीं पड़ा होता है, जैसे मान लो कि इंसेक्टा का बॉडी है तो हीमोलिम्फ एक गड्ढे में पड़ा होता है इस तरीके से, एंड दिस गड्ढा इज कॉल्ड एज हीमोसील। हीमोसील, उस गड्ढे में क्या पड़ा हुआ है? हीमोलिम्फ। अब क्या है, पूरे बॉडी में हीमोलिम्फ के बगल बगल से कौन गुजरा हुआ है? ट्रेकियल ट्यूब। कौन गुजरा हुआ है? ट्रेकियल ट्यूब। और याद करो मैंने बोला था कि ट्रेकियल ट्यूब में एक तरफ से एयर एंटर करता है, दूसरी तरफ से एयर निकलता है, और ट्रेकियल ट्यूब का ओपनिंग जहां होता है उसको बोलते हैं स्पाइरकल्स। ये मैं एनिमल डाइजेस्टिंग में बता दूंगा तब। तो होता क्या है, जब एयर आया तो हीमोलिम्फ बगल में है, तो हीमोलिम्फ में सेल डायरेक्टली बात कर रहा होता है। ठीक है, तो हीमोलिम्फ से O2 ले रहा होता है कौन? सेल। तो हीमोलिम्फ O2 की कमी है, तो जो एयर आया है उससे O2 चला जाता है हीमोलिम्फ में, और हीमोलिम्फ से सेल के अंदर। और चूंकि सेल इसमें डायरेक्टली CO2 रिलीज कर रहा है, तो यहाँ CO2 एक्सेस है, ये CO2 हीमोलिम्फ है, और हीमोलिम्फ से आ जाता है किसमें? ट्रेकियल ट्यूब में, और फिर एयर बाहर निकल जाता है। तो ये सिस्टम चलता है किसके अंदर? इंसेक्टा के अंदर, क्योंकि इंसेक्टा के अंदर ट्रेकियल सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। याद आया? तो ट्रेकियल ट्यूब से O2 जाता है हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ से सेल के अंदर, सेल से CO2 आता है हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ से आता है किसके अंदर? ट्रेकियल ट्यूब में, डायरेक्ट एयर में। वहां किसी भी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। देखो डायग्राम यहाँ पे भी दिखा रखा है ना, ये देखो, ये ट्रेकियल ट्यूब है, O2 इससे आया हीमोलिम्फ में, हीमोलिम्फ से सेल के अंदर, और फिर इससे CO2 निकला हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ से किसके अंदर? ट्रेकियल ट्यूब के अंदर। ये तो किसके अंदर बताया मैंने? इंसेक्टा के अंदर। अब मैं एक बात आपको बता दूं, जो जैसे हमारा लंग्स था, तो जो हमारा लंग्स था, याद करो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में समझा चुका हूं, एल्ब्यूलाई सबसे अंदर, उसके अंदर। मगर जो बर्ड का लंग्स होता है ना, तो जो बर्ड का लंग्स है उसमें एक्स्ट्रा सैक होता है। जैसे मान लो कि नोस्ट्रिल है, ये आगे कंटिन्यू हुआ, आगे पूरा जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक्ट है, अब उसमें सैक होता है, मतलब चैम्बर होता है, और वो चैम्बर होता है हालांकि दो, एक होता है आगे की तरफ, एक होता है पीछे की तरफ। तो ये जो है आगे की तरफ इस टाइप से, ये एंटीरियर एयर सैक है, और ये फिर आगे से कंटिन्यू होता है, और यहाँ पे पूरा लंग्स का सेटअप है। ठीक है, और फिर इसके इधर इधर यहाँ पे ये इस टाइप से पोस्टीरियर एयर सैक है। डिटेल में नहीं जाना है, बस याद रखना ये सब चीज, कभी अगर जूलॉजी हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको भी पढ़ना होगा। ये और ये मिला के क्या कहलाता है? एयर सैक कहलाता है। क्या कहलाता है? एयर सैक। ये एक्स्ट्रा चेम्बर है। और पता है बर्ड कैसे इनहेल करता है? उसका 2 स्टेप में इनहेलेशन एक्सहेलेशन कंप्लीट होता है, तब जाके एक ब्रीथ होता है। पहले करता है इनहेलेशन 1, फिर करता है एक्सहेलेशन 1, फिर करता है इनहेलेशन 2 और एक्सहेलेशन 2, तब जाके एक ब्रीथ होता है। और पता है ये जो 2 बार वो इनहेलेशन किया है इस चक्कर में, और 2 बार एक्सहेलेशन किया इस चक्कर में, वो एक ब्रीथ में इस एंटीरियर एयर सैक के अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर, ये जो पोस्टीरियर एयर सैक है इसके अंदर हवा भर के रख लेता है। और पता है ऐसा वो क्यों करता है? उड़ने से पहले वो खूब ब्रीद करता है, और ब्रीद कर करके सारे के सारे पोस्टीरियर एयर सैक में हवा भर के रख लेता है, एक्सेस। क्योंकि जब वो उड़ेगा तो वो ब्रीद करना बंद कर देता है। ब्रीद करना बंद करता है, लेकिन उसका सेलुलर रेस्पिरेशन चलता रहता है। कारण समझ में आया क्यों?
क्योंकि ये जुड़ा है किससे, लंग्स से, और लंग्स से जुड़ा है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज वैसे ही चल रहा है, लेकिन वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, एयर ले नहीं रहा है, लेकिन उसको एयर मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, ये जो पोस्टीरियर एयर से कनेक्टेड है उससे। आपका पोस्टीरियर इंटर भी नहीं याद रखना, आपको सीधा याद रखना है बर्ड्स में लंग्स से एयर से कनेक्टेड होता है, जो एयर को टेम्पररी स्टोर करता है और बर्ड्स के रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा होता है। समझ में आ गया, ये हो गया बर्ड के अंदर। अब बात करते हैं क्या, फिश के अंदर। पता है फिश के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये है फिश के अंदर गिल्स का कोई apparatus है। गिल्स के अंदर कुछ ऐसा apparatus होता है कि उसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है वाटर फ्लो का, ठीक है, और उसके बगल में ये ब्लड फ्लो है, और ब्लड फ्लो इस डायरेक्शन में है। अब मुझे बता, अगर कोई भी फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो क्या आप उसको काउंटर करंट कहते हैं? ये देखो, ये इधर और ये इधर, तो क्या ये काउंटर करंट बन गया? और पता है इसमें क्या होता है, ये तो ब्लड इधर जा रहा है, जा तो रहा है ये सही बॉडी के अंदर, और ये जो वाटर है, ये वाटर आया है अभी और इसको बाद में बाहर निकलना है, तो ये वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड O2 है, ये डिजॉल्व्ड O2 इस ब्लड को दे दिया जाता है। बोला जाता है ले लो भाई, तुम तो बॉडी के अंदर ही जा रहे हो, हम तो बाहर ही निकलेंगे। और ब्लड कहता है कि ठीक है, काम करो, फिर मेरा कचरा ले लो, CO2 ले लो, तुम तो बाहर ही जा रहे हो। इस तरीके से बर्ड्स के अंदर ये काउंटर करंट मैकेनिज्म बर्ड्स के रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा होता है। हालांकि सबका डिटेल मैकेनिज्म होता है, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, अगर कभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म होता है। ये बर्ड वाले का भी डिटेल मैकेनिज्म होता है, ये फिश सबका अपना अपना मैकेनिज्म, ट्रेकियल ट्यूब वाला भी जो मैंने बताया डिटेल मैकेनिज्म है, लेकिन इन शॉर्ट याद रखो, एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें एनिमल डाइवर्सिटी में भी आएगी। बताएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल डाइवर्सिटी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताइए। तो क्या बर्ड्स में क्या होता है, एयर सेक होता है जो उसको सप्लीमेंट करता है। फिश में क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। इंसेक्टा में कोई खास बात बताइए, इंसेक्टा में ब्लड में हीमोलिम्फ नहीं होता है, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता ही नहीं है। ट्रेकियल ट्यूब से उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को एफिशिएंट किया जाता है। तो ये तीन अलग अलग डाइवर्सिटी का पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लैग कर रहा है क्या, फिर से करेगा तो बताना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, याद करो कि हमारे बॉडी के अंदर दो तीन कंडीशन है, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। एक कंडीशन है कॉल्ड एज हाइपोक्सिया और एक कंडीशन एस्फाइसिया। सुना ध्यान से, हाइपोक्सिया और एस्फाइसिया सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं है। होता है क्या है कि अगर O2 का सप्लाई ही कम है टिश्यू को O2 की कमी हो गई है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। सेल चिल्लाता है हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया, O2 की कमी हो गई है, सेल चिल्ला रहा है, दिस कंडीशन इज हाइपोक्सिया। अब क्या है कि बॉडी में अगर किसी कंडीशन से सफोकेशन, खास करके हाई CO2 कंसंट्रेशन हो गया है और O2 कम हो गया है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एस्फिक्सिया। सुना ध्यान से, कई बार ऐसा होता है कि टिश्यू को O2 नहीं पहुंच पा रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। टिश्यू को O2 अगर नहीं पहुंच पा रहे तो जाहिर सी बात है कि टिश्यू के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर हम टिश्यू लेवल पर बात कर रहे हैं, हाइपोक्सिया। अगर हम बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं कि CO2 कंसंट्रेशन बढ़ गया है और O2 कम हो गया है ब्लड में, आर्टीरियल ब्लड में, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एस्फिक्सिया। हाँ, ये सच बात है कि अगर एस्फिक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया भी होगा। समझ में मैंने क्या बोला? अगर एस्फिक्सिया हुआ है, बॉडी में CO2 है ज्यादा और O2 है कम, तो जाहिर सी बात है कि ये इफेक्ट तो टिश्यू तक भी पहुंचेगा, तो हाइपोक्सिया भी होगा। दिस इज द हाइपोक्सिया एस्फिक्सिया, मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है फिजियोलॉजिकल शंट। इसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट विजुअलाइज कराऊंगा, डायग्राम याद करना। याद करो, पहले होता था कंडक्टिंग जोन, याद आ रहा है? लो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्ट बना रहा हूं, दिस इज कंडक्टिंग जोन और दिस इज फाइनली रेस्पिरेटरी जोन। याद आ रहा है? अब मुझे बताओ, ब्लड वेसल्स का सप्लाई किधर था? ब्लड वेसल्स जहां गैसेस एक्सचेंज हो, कैपिलरी, वो कहां था सप्लाई? रेस्पिरेटरी जोन में था ना। अब मुझे बताओ, क्या जो ये ब्लड आया, जो भी ब्लड है, ब्लड आया इधर से मान लो, तो सारे के सारे ब्लड क्या हो रहे हैं, उसका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यस और नो? O2 लोड हो रहा है CO2 से
निकल रहा है। तो अगर इधर 100% ब्लड आया, एंटर किया किसमें, लंग्स में, तो पता है इसमें से 2% ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, उसका ऑक्सीजनेशन नहीं होता है। बोलो क्यों? 2% ब्लड इस कंडक्टिंग जोन के वेन सिस्टम में चला जाता है। कहां चल जाता है? वेन सिस्टम में। 2% ब्लड, 2% ब्लड जो कंडक्टिंग जोन के वेन सिस्टम में एंटर कर गया। मुझे एक बार बताओ, कंडक्टिंग जोन में कभी गैसेस एक्सचेंज होता है क्या? नहीं ना, नहीं होता है। तो 2% ब्लड जो उधर वेन्यूल सिस्टम में चला गया, वीनस सिस्टम में चला गया, ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल्स में, क्या उसका कभी ऑक्सीजनेशन हो पाएगा? नहीं। फिर ये सारा ब्लड फिर फाइनली जाके मिक्स होगा और फाइनली सब हार्ट में आएगा। तो हार्ट में जो भी ब्लड आए फिर वहां से निकलेगा, जाएगा लंग्स में। फिर लंग्स में भाई 98% ब्लड का ही ऑक्सीजनेशन होगा और 2% ब्लड तो रेस्पिरेटरी जोन में आ ही नहीं पाता है ड्यू टू एनाटॉमिकल सेटअप। एनाटॉमी ही इस तरीके से है कि 2% ब्लड को हमेशा कंडक्टिंग जोन की तरफ जाना है। ब्लड वेसल्स इस तरीके से अरेंज है, 98% रेस्पिरेटरी जोन में आएगा। दिस 2% ब्लड विच गेट डू नॉट ऑक्सीजनेटेड, दे आर बाईपास्ड। वो बाईपास हो गया, रेस्पिरेटरी जोन से बाईपास हो गया, संट हो गया, ठीक में पढ़ते हो संट, बाईपास, करंट का बाईपास, संट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल संट। ऐसी फिजियोलॉजी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की कि 2% ब्लड का हमेशा संटिंग होगा और ये नॉर्मली एयर पर्सन में होता है और इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2% क्या दिक्कत आएगा? तो यही पूरा बात यहाँ आपको एक एक लाइन पढ़ लो, आपको जो लिखा है, नॉट एंटायर अमाउंट ऑफ ब्लड विच एंटर्स द लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी से आया 100%, एक्चुअली सबके सब वहां पे क्या होते हैं कि ऑक्सीजनेटेड नहीं होते हैं। एक्चुअली रीचेज इन द वॉल ऑफ एल्विलाई, जो भी एल्विलाई के वॉल के पास होता है। 2% of total blood actually never passes through the wall of alveoli. Alveoli के वॉल के पास 2% ब्लड पहुंचता ही नहीं है। Instead it enters in the venule side, वो venules में चला जाता है। From arterial side, arterial side से वो venule side में चला जाता है। ऐसा एनाटॉमी है यहाँ पे। Via conducting zone in the lungs, conducting zone को होते हुए वो venule system में चला जाता है। So this blood never gets oxygenated. This is shunted blood, 2% of the blood. This means only 98% of blood enters the lungs actually get oxygenated. This phenomena of bypass of alveoli by 2% of blood, total blood. Alveoli को bypass कर दिया 2% of blood. College physiological shunt. It is normally present in all human being. This is the physiological shunt. बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अरे बोलो। No, sir. एंड एट लास्ट एल्टीट्यूड सिकनेस, और इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं ऑलरेडी इकोलॉजी में, फिर से बताता हूं। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, अब हाई एल्टीट्यूड कितना, तो मैंने बताया था आपको कि जब आप पहाड़ों पे चढ़ोगे, और नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि 3500 मीटर या उससे ज्यादा, कितना याद करो, इकोलॉजी में भी बोले थे 3500 मीटर या उससे ज्यादा जब आप हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ोगे, तो पता है वहां पे एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। सुनना ध्यान से, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एयर का कंपोजिशन जैसा यहाँ है वैसा ही हाई एल्टीट्यूड पे भी है। एयर का कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, वहां एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। आप यहाँ प्लेन पर PO2 निकालते हो तो कैसे निकालते हो बोलो? टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पे? 760 है ना, और परसेंटेज कितना है गैसेस का? 28.8 के आसपास, 20.8 के आसपास, डिवाइडेड बाय 100। जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 159 आता है ना PO2 एटमॉस्फेयर में। लेकिन पता है वहां क्या करोगे, वहां 720 प्रेशर ही नहीं है वहां, तो प्रेशर कितना है वहां पे? वहां 500 है। तो 500 और एयर के कंपोजिशन में 20% वहां पे भी O2 है, डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वहां 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, 100 ATM। तो PO2 कितना आएगा वहां पे? PO2 आएगा 100 ATM, 100 mm है जी, सॉरी, किसमें? एटमॉस्फेयर में। तो मुझे एक बात बताओ कि वहां पे इसका मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल एयर में O2 की कमी नहीं है, लेकिन उस एरिया में O2 की कमी है, यस और नो, है ना? तो मुझे बताओ, अगर वहां पे Yes. अगर वहां पे O2 की कमी है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने की वजह से, तो उस पर्सन को पहले क्या फेस करना पड़ेगा? हाइपोक्सिया, एस्फाइजिया, मतलब
अब इससे क्या होगा, पर्सन को कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्या होगा, उसको चक्कर आएगा, नॉजीनेस, जिसे जिसको वोमिट, डिजीनेस, नौजिया, नौजिया मतलब होता है मिचली, वोमिटिंग, उल्टी होगा, डिजीनेस, चक्कर आएगा, इस तरीके का सिम्टम्स को देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अब याद करो, इस एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए हमारा फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट होता है वहां पे। एक्लेमेटाइजेशन एक टर्म है, एक्लेमेटाइजेशन, याद करो बोला था इकोलॉजी में। तो हमारा बॉडी क्या करता है, इस सिम्टम्स को 2 दिन झेलता है पहले। उसका लगता है कि हमारे बॉडी को लगता है ये बंदा यहाँ से भागेगा नहीं, यही रहेगा। तो 2 दिन के अंदर बॉडी क्या करना स्टार्ट करने लगता है, याद है, पहले आरबीसी का साइज बढ़ाएगा या नंबर, बोलो, आरबीसी का साइज या नंबर, तो पहले बढ़ाएगा आरबीसी का साइज। नंबर। अरे नंबर कहाँ से, पहले आरबीसी का साइज, पहले हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ेगा, तब जाके नंबर बढ़ेगा। अगर ऐसा होगा कि पर्सन्स के अंदर, इन्हें रुक जाओ, पहले क्या बढ़ता है, आरबीसी का नंबर, ना कि ये, सॉरी, हाँ ठीक है, पहले बढ़ेगा आरबीसी का नंबर, और लगेगा कि पर्सन ऐसे भाग नहीं रहा है। तो अच्छा, आरबीसी का नंबर बढ़ा के क्या फायदा है, अगर नंबर ज्यादा आरबीसी का होगा तो सब में जितना हीमोग्लोबिन है उतना ही है, तो नंबर ज्यादा होगा तो पर टाइम में ज्यादा O2 कैरी करेंगे, एक तो ये। दूसरा एक और काम होता है, सुना ध्यान से, हीमोग्लोबिन का O2 के साथ बाइंडिंग एफिनिटी घटा देते हैं। सुना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, हीमोग्लोबिन का O2 के साथ बाइंडिंग एफिनिटी घटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता है, अगर O2 हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से बाइंडेड हो तो बताओ टिश्यू लेवल पे जाके वो इजीली छोड़ेगा टिश्यू को देने के लिए O2, या फिर जल्दी छोड़ देगा अगर ज्यादा एफिनिटी हो तो? जल्दी नहीं छोड़ेगा। जल्दी नहीं छोड़ेगा। अगर बाइंडिंग एफिनिटी घटा दे तो वो जल्दी छोड़ेगा कि देर से छोड़ेगा? जल्दी छोड़ेगा। जल्दी छोड़ेगा। यही होता है हाई एल्टीट्यूड पे, वहां बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन का घटा देते हैं। अच्छा, फिर लगता है पर्सन यहाँ से भागने वाला नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन का भी कंटेंट बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ जाता है, उससे पहले सेल का नंबर बढ़ता है। मतलब अगर पर्सन वहां पे महीना दिन रह लिया तो पहले तो उसका क्या बढ़ेगा, आरबीसी का नंबर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे उसका आरबीसी का साइज भी बढ़ जाएगा, धीरे धीरे आरबीसी का साइज बढ़ेगा। फिर जब वो पर्सन प्लेन में आएगा तो अपने आप को थोड़ा हेल्दी महसूस करेगा। क्यों महसूस करेगा, बॉडी के अंदर O2 कैरी करने वाला हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी ज्यादा है और आरबीसी का नंबर भी ज्यादा है। 3-4 महीना तो चंगा घूमेगा वो, क्योंकि आरबीसी का याद करो, जो मैंने बताया है ड्यूरेशन सर्वाइवल पीरियड 120 दिन, 3-4 महीना तो चंगा मस्त घूमेगा वो, लगेगा कि एकदम बॉडी एकदम एनर्जेटिकली है, क्योंकि वो ज्यादा O2 कैरी करेगा पर टाइम में, नंबर ज्यादा है ना हीमोग्लोबिन का, और आरबीसी का भी नंबर ज्यादा है, इस वजह से। तो जो पर्सन वहां रहते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, उसके बॉडी में एज कम्पेयर टू जो प्लेन एरिया में रहते हैं, उसके बॉडी में आरबीसी का नंबर भी ज्यादा होता है और आरबीसी का साइज भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा होता है, और उसकी वजह से वो एकदम लाल लाल दिखते हैं, इसलिए उसका बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, जो सिम्टम्स वहां जाने के बाद आया, फिर हमारे बॉडी ने फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट किया, और एडजस्टमेंट में क्या क्या किया वो सारी बातें यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। ब्रीदिंग रेट वगैरह भी बढ़ेगा, ये सारी बातें होगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये सिम्टम्स आपको कितने दिन के लिए मिलेगा, तो मतलब लोग बोलते हैं 5 से 8 दिन, लेकिन ठीक है 3 से 4 दिन में सिम्टम्स खत्म हो जाता है। जो पर्सन बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकली वीक होता है उसके अंदर 8 दिन सिम्टम्स दिखता है, अदरवाइज ये 4 दिन में ये सिम्टम्स धीरे धीरे निपट जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर समाप्त होता है, आप जाके एक बार पूरा एनसीईआरटी रीड कर लेना इंक्लूडिंग समरी, और पीवाईक्यू लगा लेना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है? हाँ री बा, नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर।